लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है या विषय है, आज से हमारे चैनल पर हिंदी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया जहाँ जिन एग्ज़ाम में हिंदी आएगी, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, पटवारी हो, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ाम, सीआरपीएफ वगैरह के जो सीआरपीएफ वगैरह में हिंदी खोली गई है, और जेल वार्डन, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड, यानी जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में जो हिंदी आएगी, आज हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी का विजय रथ शुरू हो चुका है और हिंदी की सारी क्लासें यहाँ मिलती रहेंगी। और कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हमारे चैनल से सारे आपको जितना भी होगा हिंदी पूरी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हिंदी की स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले वर्णमाला से। वर्णमाला देखो, बात करते हैं हिंदी की जो वर्णमाला है। तो हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जो हमारी ध्वनि होती है। ध्वनि सबसे पहले क्या कहते हैं हम? ध्वनि। इसको हम ध्वनि बोलेंगे तो ध्वनि की जो सबसे छोटी मूल इकाई होती है, क्वेश्चन बनेगा ध्वनि की सबसे छोटी मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की सबसे छोटी यानी ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। देखो, वर्ण यानी कि जो वर्णमाला बनी है हमारी किससे मिलकर बनी है? वर्ण से मिलकर बनी है। क्वेश्चन बनेगा ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की मूल इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए, क्योंकि एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में परिभाषाएं पूछी गई, कई एग्जाम में पूछी गई हैं परिभाषाएं। तो क्वेश्चन बनेगा वर्णों की, यानी कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, क्वेश्चन बना ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा वर्ण होगा, तो जैसे ए आ ई या मतलब जो भी हो सारे वर्ण है, तो ध्वनि की मूल इकाई को क्या बोल देंगे हम? पहले ध्वनि निकलेगी। ध्वनि यानी हमारे अंदर से आवाज़ से, गले से या कंठ से निकलेगी जो आवाज़ निकलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। और क्वेश्चन बनता है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है उनकी संख्या 52 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। कुल वर्णों की संख्या अगर बात करते हैं 52 है। अगर बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन है? ठीक है, तो स्वरों की संख्या अगर बात करते हैं मूल स्वरों की, मूल स्वर, तो मूल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11। कितनी है? 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और बात करें कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वर। क्वेश्चन बनेगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वरों की संख्या 13 है। यानी कि इनमें 11 में आपका अंग और अह को नहीं जोड़ा जाता। अंग और अह को नहीं जोड़ा जाता। ये मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तुम्हारी 11। यानी कि ए आ ई आई ऊ ए आई ओ रे रे ये वगैरह, इनको क्या मतलब पूरा बताएंगे, पहले एक बार समझ लो बस। कुल वर्ण कितने? 52 है। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 11। और कुल स्वर की संख्या कितनी है? 13। ठीक, बात करते हैं कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? यानी व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। ठीक है, मूल व्यंजन की संख्या 33 है। अब बात करते हैं हमारे मूल स्वर और मूल व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तो यानी मूल स्वर और मूल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में अगर स्वर और व्यंजनों की संख्या बात की जाए, तो मूल की बात की जाए, अगर मूल की बात की जाए तो मूल स्वर और व्यंजन कितने बैठेंगे? हमारे 44 बैठेंगे, क्योंकि 33 ये हो गया और 11 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे? मूल स्वर और व्यंजन की बात करें तो कितने हो गए? 44 हो गए। मूल स्वर और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 44 हो गई। अब इसमें चार जुड़ जाते हैं, 4 व्यंजन जुड़ते हैं इसमें, जिनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
संयुक्त। अगर बात करें मोल्स और मूल व्यंजन की संख्या तो केवल 44 है। अगर संयुक्त व्यंजन जोड़ दिया जाए कितने 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 48। यानी कि अगर मूल स्वरों में से मोल्स और मूल व्यंजनों में से अगर चार संयुक्त व्यंजन और जोड़ दिया है तो कितने हो जाते हैं हमारे 48। अब इन 48 में 2 जोड़ जाते हैं इसमें द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन तो कितने हो गए 48 प्लस के 2 तो कितने हो गए हमारे 50 हो गए। द्विगुण व्यंजन जोड़ने के बाद कितने हो गए 50 हो गए। अब बात करते हैं अंग और है, ये 2 अगर अयोग वाहिक में जोड़ दिया है तो कितने हो जाते हैं हमारे 52। कितने हो जाते हैं 52। तो कुल मिलाकर हमारी कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 52। कुल कितने हो गए, कुल वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण हो गए 52 हो गए। ठीक है, देखो एक बार शुरू से बता रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी 52 होगी। ठीक है, और मूल स्वर कितने होंगे 11 होंगे, कुल स्वर होंगे 13 जिसमें अंग और है को सम्मिलित किया जाता है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होगी 33 होगी। और मूल स्वर और मूल व्यंजन की बात करें, मूल स्वर और मूल व्यंजन की बात करें तो कितने हो गए 44 हो गए। और इसमें संयुक्त व्यंजनों को जोड़ लिया जाता है तो कितने होते हैं 48 हो जाते हैं। और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं तुम्हारे अढ़ होते हैं, उनको जोड़ लिया जाता है तो कितने हो गए 48। और 2 जोड़ लिए जाते हैं अयोगवा तो कितने हो गए हमारे 52 हो जाते हैं। इस प्रकार से मिलाकर सब हमारे कितने हो गए 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला हम स्टार्टिंग करेंगे वर्णमाला। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं हम ए आ छोटी बड़ी ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ अंग और अह। ठीक, ये है हमारे अंग और अह, अंग और अह, अंग और अह। कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर कुल की बात करेंगे कुल 13 और मूल की बात करें तो मूल कितने 11, यानी कि अंग और अह को नहीं जोड़ा जाता। कै ख कै ख ग घ अण च छ छ ज झ और अण। ठीक, ट ठ ड ढ और अण त थ प फ, यानी कि कचट तप में बोलते हैं कचट तप। ठीक है, तो त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक, य र ल ब। ठीक, बात करते स है। ठीक, अगला हमारा अक्षय त्र अज्ञ और हमारा श्रेय। और फिर बात करते हैं अढ़ और ढ। देखो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। देखो वर्णमाला में कितने हो गए हमारे, कुल कितने हो गए हमारे 52 हो गए। ठीक है, कुल वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए हमारे 52 अक्षर हो गए। ठीक है, कुल वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए 52 अक्षर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, देखो एक बार देख तो ए आ ई आई उ औ ए ओ औ अंग। देखो कितने हो गए हमारे, टोटल कितने हो गए 52 हो गए। तो ये हमारे क्या वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, बहुत सॉरी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। इसमें क्या है ये हमारे 2 जो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, जब हम पढ़ेंगे पूरी वर्णमाला उसके बाद उसमें बता दी जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वरों की। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, स्वर मैंने बताया स्वरों की संख्या कितनी है वैसे 11 है। और कुल कितने हैं, कुल हमारे कुल 13 हैं। और मूल कितने, मूल 11। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितने, ये 11 हो गया। कुल की बात करें तो इन 2 को भी जोड़ लिया था, तो अगर कुल की बात करेंगे तो कुल 13 और मूल की बात करें तो मूल कितने 11। ठीक है, ऐसे ही इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल की हमारे 33। अगर कुल की बात करें तो कुल हमारे बैठ जाएंगे 4 ये जुड़ जाएंगे और 2 ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएंगे 39 पूरे। ठीक है,
अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर। देखो स्वर की परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा कई एग्जाम में परिभाषा पूछ ली गई है, स्वर की परिभाषा क्या है। तो स्वर की परिभाषा क्या है, देखो जिन वर्णों को, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकलती हो उन वर्ण, उन्हें स्वर कहते हैं। अबाध गति का मतलब बिना रुकावट के, बिना रुकावट के अगर बाहर निकलेगी, अर्थात मतलब क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकलती हो। अबाध क्या मतलब, अबाध, अबाध, अबाध का मतलब था बिना रुकावट के, बाधा, बिना बाधा के बाहर निकलती हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर बिना किसी स्वर की, यानी कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। मतलब दो परिभाषाएं काफ़ी हैं, कई सारी परिभाषाएं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखना कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्वर कहते हैं। अब मुख्य रूप से स्वर की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लघु स्वर, लघु या ह्रास स्वर, ह्रास स्वर, इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। एक नाम और इनका एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। देखो कितने नाम हो गए, लघु या ह्रास स्वर बोलेंगे, मूल स्वर बोलेंगे, या एक मात्रिक स्वर बोलेंगे। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे संधि स्वर, संधि स्वर, इनको बोलते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर। ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर, या त्रिमात्रिक। ठीक है, संधि स्वर या द्विमात्रिक और प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक, इनको कहा था त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक। मतलब क्या है, जो हमारे लघु स्वर होंगे इन स्वरों में एक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, केवल एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ये किसी अन्य स्वर के साथ नहीं बोले जाते। ये द्विमात्रिक, इनमें 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और ये त्रिमात्रिक, इनमें त्रिमात्रिक यानी 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनको त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले लघु स्वर या ह्रास स्वर या मूल स्वर। ठीक, ये तो लघु स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये स्वतंत्र बोले जाते हैं, यानी कि ये बिना किसी अन्य स्वर के साथ बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इनको बोलते हैं हम लघु स्वर। ठीक, तो लघु स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर होते हैं हमारे जैसे हमारा ए, ई, ऊ और री, ये हमारे क्या होते हैं, ये लघु स्वर होते हैं। लघु मतलब ह्रास स्वर, क्या बोलते हैं इनको हम, ह्रास स्वर बोलते हैं। इनको ह्रास स्वर या एक मात्रा, देखो एक मात्रा सिंगल मात्रा होगी, इनमें एक मात्रा होगी, तो जिन स्वर के उच्चारण में, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं, या जो स्वर बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ह्रास स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। तो मूल स्वर की संख्या कितनी है हमारे, 4, ए, छोटी ई, छोटा ओ और री। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे मूल स्वर हो गए। बात करते हैं संधि स्वर की, तो संधि स्वर की जो संधि स्वर में क्या है, संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, कैसे होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं संधि स्वर के, यानी कि जो स्वर किसी दूसरे स्वर के मेल से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम संधि स्वर कहते हैं, यानी जो दूसरे अन्य स्वर के मेल से बनेंगे उनको क्या बोलते हैं। देखो संधि का मतलब जुड़ना होता, तो जो स्वर अन्य किसी स्वर के मेल से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, संधि स्वर कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, एक होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, एक होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है, एक होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर। तो देखो ये दीर्घ स्वर होंगे, अब बात क्या संधि स्वर की बात करती है, कैसे होंगे, द्विमात्रिक होंगे। द्विमात्रिक, संधि का मतलब जुड़ना, जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। ठीक, अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है, देखो वे स्वर जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, वे स्वर जो सजातीय, सजातीय स्वर,
वे स्वर जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है, जैसे एक जाति के स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं हम, सजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों क्या बोलते हैं हम, दीर्घ स्वर कहते हैं। एक जाति के स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को बोलते हैं हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे हमारा ए प्लस ए बराबर क्या बना, आ। ई प्लस ई क्या बनी हमारी, बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बना, बड़ा ऊ। देखो ये जो हमारे बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सजातीय स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखो दीर्घ संधि जब हम पढ़ेंगे, संधि में इनका प्रयोग किया जाएगा। देखो संधि में क्या बनता, ए प्लस ए मिलकर आ बनता, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनती, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता। तो इसलिए दीर्घ संधि जब हम पढ़ेंगे, यानी संधि को 3 भागों में बांटा गया। स्वर संधि हमारी होगी, तो स्वर संधि में दीर्घ संधि का जो भाग होगा वो यहाँ से ले जाएगा, यानी कि सजातीय स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो जैसा आ, यानी ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर छोटी यानी सॉरी बड़ी, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। बात करते हैं संयुक्त स्वर की। देखो संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या होती है, सबसे बड़ी बात परिभाषा याद होनी चाहिए। स्वर बहुत आसान है, अगर इन्हें समझ लिया एक बार तो बहुत आसान है, परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब सजातीय, यहाँ क्या था सजातीय, यहाँ क्या विजातीय स्वरों के मेल से, यानी कि जो स्वर, जिन स्वरों का निर्माण विजातीय स्वरों के मेल से होता है वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वरों से, विजातीय यानी कि दूसरी जाति के, विजातीय कैसे होते हैं, विजातीय। ये होते सजातीय एक ही जाति के, ये होते विजातीय मतलब दूसरी जाति के। कैसे, कौन कौन होते हैं, यानी कि दोबारा एक बार समझ लो, जो स्वर, जिन स्वरों का निर्माण विजातीय स्वरों के मेल से होता है कैसे स्वर कहलाते हैं, हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। देखो कैसे, कौन कौन होते हैं, जैसे हमारा ए प्लस ई बराबर क्या बन गया, ए बना, तो ये क्या हो गया हमारा संयुक्त स्वर हो गया। ए प्लस ई बराबर ए बना। ठीक, उसी प्रकार से ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया हमारा, आई बन गया। देखो ए प्लस ई मिलकर क्या बना, ए प्लस ए मिलकर क्या बना, आई बन गया। ठीक, उसी प्रकार से हमारा ए प्लस ऊ मिलकर बना ओ, और ए प्लस ओ मिलने से बना औ। देखो यहाँ देखो सजातीय स्वर में क्या था, ए प्लस ए मिलकर आ बना था, ई प्लस ई मिलकर ई बनी थी, ओ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बना था। विजातीय स्वर में क्या, ए प्लस छोटी मिलकर क्या बना, ए बना। ठीक है, और ए प्लस ए मिलकर बन गया आई मतलब डबल मात्रा, 2 मात्रा वाला आई बन गया। ठीक है, जैसे हमारा ए प्लस ओ मिलकर बना ओ, और ए प्लस ओ मिलकर बन गया हमारा औ से औरत। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ए आई ओ औ क्या हो गया, ये हो गया हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लघु स्वर हो गए और यहाँ से हमारे संधि स्वर हो गए। ठीक है, यहाँ से हमारे संधि स्वर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे क्या है, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, देखो हमारे क्या संयुक्त स्वर में क्या बताया था, देखो ए प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ए प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, और ए प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ए आई ओ औ ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। बात करते हैं प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर की। ठीक है, तो प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर की क्या होती है, प्लुत स्वर क्या होते हैं, इनके उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में संधि स्वर और लघु स्वर से अधिक समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन स्वरों को क्या बोलते हैं, उन स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग रामायण महाभारतों में किया जाता है, रामायण और महाभारतों में किया जाता है। जैसे हम उच्चारण में कहते हैं, हम कहते हैं राम, मतलब लंबा उच्चारण होगा जिसको बोलते हैं हम राम, इस तरह से बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, राम, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द कैसे हो गया हमारे, ये स्वर कैसे हो गया हमारे, ये स्वर हो गया प्लुत स्वर। जिन यानी इनका प्रयोग क्या, इन स्वरों के उच्चारण, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। तो प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में संधि स्वर और तुम्हारा मूल स्वर, यानी मूल स्वर से अधिक समय लगता है उनको बोलते हैं प्लुत स्वर। इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखो
इन स्वर के उच्चारण में, यानी जिन स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग रामायण महाभारत में किया जाता। जैसे हमने लिखा जैसे राम, तो राम इस तरह खींच के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खींच के बोला जाता है। जैसे हमने लिखा ओम, ठीक है, क्या लिखा ओम, तो ओम इस तरह से हमारा ओम लिखा जाएगा, ठीक है। तो जिन स्वर के उच्चारण में जो हमारे जो आवाज़ ज़्यादा, यानी जिन स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। कई बार एग्जाम आ चुका है, जैसे राम, ओम, ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। देखो एक बार और देखते हैं, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। यानी कि नंबर 1 ह्रास स्वर या मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। यानी कि जो हमारे ह्रास स्वर होते हैं उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक। तो जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जो स्वर अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, रे, री, ठीक है। बात करें संधि स्वर की, जो स्वर किसी अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारा संधि स्वर होते हैं 2 प्रकार के, जैसे दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है जो स्वर सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारा ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होता है, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर ओ और ए प्लस ओ बराबर औ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होता है, संयुक्त स्वर में विजातीय स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? विजातीय स्वर होते हैं, विजातीय, यानी कि जो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हुए क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं प्लुत स्वर की या त्रिमात्रिक स्वर की। तो प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इनका प्रयोग महाभारत रामायण के जो चौपाई वगैरह में उनमें किया जाता है। जैसे हम कहेंगे राम, ओम, तो इस तरह क्या होंगे हमारे, ये स्वर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य स्वर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं मुख्य स्वर के, ठीक है। अब बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से यानी जीभ के आधार पर, ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण या जीवा के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं हमारे 3, ठीक है। 3 प्रकार के बताए गए। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर, ठीक है। उच्चारणीय जीवा, जो हमारी जीभ होती है, जीवा के आधार पर जो स्वर को बांटा गया वो कितने भागों में बांटा गया? वैसे तो कई भागों में बांट दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से जीवा के आधार पर हमारे क्या, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के इनके आधार पर बांट दिया गया। अग्र स्वर में क्या होता है? अग्र स्वर में हमारे जीभ का जो अगला भाग होता है वो ऊपर उठता। अग्र स्वर में यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उनको अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, ए, आई, ये क्या हो गया हमारे अग्र स्वर हो गए, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आई, क्या कहलाए हमारे? अग्र स्वर कहलाए, ठीक है। बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर वे होते हैं जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर केवल एक होता है, वो कौन सा होगा हमारा? ए, केवल एक होता है मध्य स्वर, कौन सा होगा? ए हमारा मध्य स्वर कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पश्च स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और औ हमारे, तो ये क्या कहलाए? ये हमारे पश्च स्वर कहलाए। देखो बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर हमारे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांट दिया गया। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है तो अग्र स्वर कहलाते हैं। जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर का मतलब क्या होता है? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर का मतलब क्या? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। यानी अग्र स्वर हो गया हमारे जैसे ई, ए, आई, ठीक है। मध्य स्वर हमारा केवल एक होता है ए। और पश्च स्वर क्या होता है हमारा? पश्च स्वर होता है जैसे हमारा आ, उ, ओ, औ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पश्च स्वर हो गए, ठीक है। तो ये
देखो हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर स्वर और मुख्य आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों का जो स्थान है, यानी कि मुख से हमारे मुख के जो किस स्थान से स्वर का उच्चारण होता, तो स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन बनता कि स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्थान के आधार पर स्वरों को लगभग 7-8 भागों में बांटा गया, मतलब 7 भागों में बांटा गया है। स्थान के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 कंठीय स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठ्य स्वर, अनुनासिक स्वर और कंठ तालव्य स्वर और कंठ ओष्ठ्य स्वर। यानी कि स्थान के आधार पर, यानी स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्थान के आधार पर स्वरों को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम कंठीय स्वर की। कंठीय स्वर का मतलब जिन स्वरों का उच्चारण गले से, यानी कि हमारे गले से होता है, उनको कंठ स्वर कहा जाता है। जैसे हमारा अह, 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 तो ये कौन सा होते हैं, 2 होते हैं हमारे। देख तो एक तो होता है एक होता है, जिनका उच्चारण कंठ मतलब गले से होता, तो ये कहलाते हैं हमारे कंठीय स्वर, जैसे अह। ठीक, बात करते हैं तालव्य की। तालव्य का मतलब क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण हमारे तालव्य से होता है उनको कहते हैं हम तालव्य स्वर। जैसे हमारा ई, मतलब हमारे क्या तालव्य से निकल गई आवाज, तालव्य बोलते हैं। जैसे हमारा ई, ये क्या होते हैं हमारे तालव्य स्वर। बात करते हैं मूर्धन्य स्वर की। मूर्धन्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें हमारी जीभ ऊपर जाकर मुड़ जाएगी, तो थोड़ा सा हिस्सा अगला हिस्सा मुड़ेगा, उसको बोलते हैं मूर्धन्य स्वर। जैसे री, क्या बोलते हैं हम, री, तो ऊपर जाकर हमारी जीभ मुड़ेगी तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर बोलते हैं, उसको बोलते हैं री। बात करते हैं ओष्ठ्य स्वरों की। जिन स्वर के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति बदल जाती हो, कैसे कहलाते हैं, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में होठों का इस्तेमाल किया जाता हो, ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं। देखो हमने कहा ऊ, यानी कि हमारा होठ कैसे हो, गोलाकार हो गए, वृत्ताकार हो गए। फिर कहा ऊ, बड़ा ऊ, तो यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में होठों का इस्तेमाल किया जाएगा, होठों का प्रयोग किया जाएगा, वे कैसे कहलाते हैं, हमारे ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। अनुनासिक स्वर कौन सा होता है, अनुनासिक स्वर होता है अंग, यानी कि अंग कैसा स्वर होगा, अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक से कहते हैं अंग, यानी कि अंग, जिनका उच्चारण नाक से, यानी कि हमारे नासिका से किया जाता है, कहलाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंठ तालव्य की। देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा, कंठ अलग पढ़ा, तालव्य अलग पढ़ा। अगर हम एक और ई को मिला ले, अभी हमने सजाते बिजाते स्वर पढ़ाए थे, तो हमने एक और ई को मिला लिया, क्या बना हमारा, ए बन गया, और ए को और ए को मिला तो क्या बन गया, आई बन गया। तो यानी कि हमारे कंठ तालव्य स्वर कैसे होंगे, कंठ को और तालव्य को मिला लिया जाएगा, इन दोनों स्वर को मिला लेंगे तो ये बनेंगे हमारे कंठ तालव्य स्वर बनेंगे। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर कैसे बने, देखो हमने मिलाया ए मिलाया, ए क्या हमारा कंठ, और तालव्य क्या है हमारा, ई है, तालव्य ई है, तो मिल क्या बन गया, मिलकर बन गया ए। अब हमने ए को और ए को मिलाया तो क्या बन गया, आई। तो कंठ तालव्य स्वर कौन से होंगे, कंठ तालव्य स्वर होंगे हमारे ए और आई। बात करते हैं कंठ ओष्ठ्य। देखो यहाँ कंठ फिर आ गया कंठ, और आ गया हमारा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब ये वाला। अगर हम ए को और ऊ को मिलाएंगे, यानी कि इस ए को और इस ऊ को मिला देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, ए और ऊ को मिला के बना हमारा ओ बन गया। अब हम ए को और ओ को मिला देंगे, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो क्वेश्चन बनता, यानी कि कंठ ओष्ठ्य स्वर कौन से कहलाते हैं, तो कंठ ओष्ठ्य स्वर कौन से कहलाते हैं, ओ और औ। एक बार और देख लेते हैं। हमारे कंठीय स्वर हो गए हमारे ए और अह, जो गले से बोले जाएंगे। तालव्य स्वर जो हमारे ताले से बोले जाएंगे, ई और ई है। मूर्धन्य हमारे री, जिनमें हमारे जीव को अगला हिस्सा मुड़ेगा। ऊ कैसे होंगे हमारे ओष्ठ्य, जिनमें हमारे होठों की स्थिति बदल जाएगी। अनुनासिक स्वर कौन सा होता, अंग होता, और कंठ तालव्य होता ए आई, और कंठ ओष्ठ्य होता ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारा स्वरों का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन बात करते हैं जो स्वरों में, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे मूल स्वर होते हैं हमारे 11 प्रकार के, और जो कुल स्वर होते हैं 13 प्रकार के। अब यहाँ अंग और है, ठीक है, अंग और है बचा। तो अंग और है जो होंगे, एक तो होगा अंग और एक होगा अह। ये 2 स्वर ऐसे होते हैं, इनको किशोरीलाल वाजपेयी, यानी किशोरीदास वाजपेयी नाम उनका, किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अयोग्य बहा कहा। क्या कहा, अयोग्य बहा, अयोग्य बहा कहा, अयोग्य बहा। अयोग्य बहा का मतलब क्या होता है, इनको ना तो स्वरों की श्रेणी में रखा गया और न ही व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। तो किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा,
अयोग्य वहा की संज्ञा दी। क्वेश्चन बनेगा किसने इन्हें अयोग्य वहा की संज्ञा दी है, तो उनका नाम किशोरीलाल वाजपेयी। अयोग्य वहा ना तो ये स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो हमारा स्वरों का टॉपिक यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। स्वरों के जो हमारे बिंदु हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा इनसे स्वरों से आपका क्वेश्चन कहीं भी किसी भी, जैसे बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है और आपका कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, सारे एग्जाम हो हमारी हिंदी मिलती रहेगी। ये हमारे स्वरों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी और व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे व्यंजनों के बारे में, ठीक है।